पंडाल में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर होगी सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर। बीजेपी ने ममता सरकार के फैसले पर साधा निशाना, कहा भाजपा ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं। सीएम योगी का 49वां जन्मदिन आज, कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह। झारखंड के रांची से मिले कोरोना के 40 पॉजिटिव मामले, राज्य में 13 संक्रमितों की मौत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फेसबुक सख्त, 2023 तक सस्पेंड किया अकाउंट। ट्रंप ने फेसबुक के फैसले को बताया अमेरिकी लोगों का अपमान। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ देश में जारी वैक्सीन अभियान और तेज किया जा रहा है। तो यहाँ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को बनाने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें, कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने DCGI से भारत में स्पुतनिक वी बनाने के लिए परीक्षण लाइसेंस की अनुमति मांगी थी। तो यहाँ DCGI ने स्पुतनिक वी के एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस के साथ निर्माण की इजाजत दी है। खबर है कि आधार पूनावाला की कंपनी अपने पुणे स्थित प्लांट में वैक्सीन का परीक्षण, विश्लेषण और फिर इसका निर्माण करेगी। आपको बता दें कि भारत में कोविशील्ड के अलावा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। अभी तक स्पुतनिक वी का निर्माण डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज द्वारा किया जा रहा है। रोजगार की तलाश में एक बार फिर से भारी संख्या में यूपी और बिहार से प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हो गया है। तो यहाँ अंबाला छावनी बस अड्डे से यूपी और बिहार से आने वाले स्पेशल बसें लगाई गई हैं। लेकिन इस सब के बीच डर एक यह है कि अब कहाँ जाएंगे प्रवासी मजदूर। तो यहीं प्रवासी मजदूरों को ये डर सताने लगा है और ऐसे में इसी को देखते हुए कोरोना कैरियर्स बनकर कोरोना के घटते मामलों में इजाफा ना कर दे, क्योंकि ज्यादातर प्रवासी मजदूरों ने कोरोना इंजेक्शन नहीं लगवाए हैं और जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, वे कोरोना वैक्सीन लगवाए जाने का सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए अंबाला रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक यात्रियों ने बिना रोक टोक को खतरा बताया है। नहीं लगा तो रास्ते में किसी ने पूछताछ करी? नहीं करी। लखनऊ से मेरा बड़ा भाई का डेथ हो गया था 21 तारीख को। अच्छा जी। तो जाना पड़ गया, वापस काम में आना। कोरोना का इंजेक्शन लग गया? नहीं लगा। किसी ने रास्ते में रोका नहीं? नहीं रोका तो नहीं है। मेरा नाम सरोज कुमार है, मैं यूपी से आ रहा हूँ। वापस आ रहे हैं, खाने कमाने का कोई वहाँ चारा नहीं है। कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगा है अभी। आ गए हैं, पैसे से नहीं था। पिछले साल गए थे लॉकडाउन में। अच्छा। और आए हैं 1 साल 3 महीना। बिहार से कोरोना का इंजेक्शन लगा? नहीं लगा। लगा है। सर्टिफिकेट कहाँ है? घर पे। रास्ते में किसी ने पूछा नहीं? पूछा था। हाँ, फिर क्या कहें, इंजेक्शन लगा हुआ है, किया हुआ। देखा गया है कि जो ये पलायन है, जो भी अभी गए थे यूपी बिहार, दोबारा क्योंकि अब जैसे ही स्थिति थोड़ी ठीक हुई है तो इसमें वापस आना शुरू हुआ है। तो इसमें जो हम रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे जो हेल्थ डिपार्टमेंट को, जो प्रशासन को, कि बीच बीच में जो है इनको जो आ रहे हैं कोरोना के जो केसेस कम हुए हैं, इसमें हम और अंकुश पा सकें। तो इसमें रिक्वेस्ट की जाएगी बीच में सैम्पलिंग या जो भी वो करें जिससे पता लग सके, जिससे कोरोना जो है केसेस में अंकुश लगाया जा सके। उधर यूपी के आगरा से खबर आ रही है, जहां फतेहाबाद में गांव को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर बीच मझधार में छोड़ दिया गया। दरअसल मामला फतेहाबाद के मियापुर गांव का है, जहां प्रशासन ने ग्रामीणों को स्मार्ट सिटी से सपने तो बहुत दिखाए, लेकिन उन सपनों को अधूरा ही छोड़ दिया। तो यहाँ तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे प्रशासन के दावों की ठोस हकीकत सामने आ रही है। तो यहाँ साफ तौर पर हकीकत प्रशासन की सामने आ रही है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां गड्ढे तक खोद दिए गए हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे में जल भराव है तो कहीं बड़े बड़े गड्ढे खुदे पड़े हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरा हुआ है।
गंदगी हो रही है, स्मार्ट सिटी वाले सुनते नहीं हैं, वो पूरी मनमानी कर रहे हैं अपनी। कई बार शिकायत की है, आते हैं प्रधान जी रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाओ। स्मार्ट सिटी वाले इतने लापरवाह हो गए, कोई सुन ही नहीं रहा, अपनी मनमानी कर रहे हैं। गांव में कहीं जो नालियां बनी थी उसमें लापरवाही का नतीजा देखने को मिला है और जगह जगह से नालियां टूट गई हैं। थोड़े से ही अभी कुछ समय भी नहीं हुआ है, 1-2 महीने हुए हैं, अभी से नालियां टूटना शुरू हो गया है। और कहने को स्मार्ट सिटी की जो योजना है वो 5 साल के लिए गारंटेड योजना रखी गई थी कि 5 साल तक उनकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन अभी यहाँ 1 महीने में ही नालियों टूटने का नंबर लग चुका है, पानी घरों में घुसने लगा है, बीमारी फैल रही है, मच्छर पनप रहे हैं। और इस समय कोरोना महामारी जैसी स्थिति के दौरान और एक पानी की जो समस्या आ रही है, जगह जगह पानी भर रहा है, उससे बीमारियां विकराल रूप लेती जा रही हैं। लोग अपने घरों में। उधर दिल्ली एनसीआर में शामिल गाजियाबाद में लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों का व्यापार बंद था, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि 7 तारीख से व्यापार खोलने की अनुमति मिल सकेगी, जिसको लेकर व्यापारियों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं। आपको ये भी बता दें कि व्यापारियों से जब बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि गाइडलाइंस के अनुसार वे पूरी तरह से दुकान खोलने को तैयार है। हमें उम्मीद है कि 7 तारीख से गाजियाबाद में बाजार खोलने की अनुमति दे दी जाएगी, जिसको लेकर हमने गाजियाबाद प्रशासन से अपील भी की थी। देखिए, सभी व्यापारियों में संदेश दे दिया गया कि अगर बाजार खुलते हैं, जैसा कि प्रशासन का है निर्देश कि दुकानों के आगे डिस्टेंस बना रहे, दुकानदार हैंड सैनिटाइजर रखें, मास्क का उपयोग करें, जो मास्क ना पहन के आए उसको सामान ना दें। और उसके अलावा दुकानों के आगे गोले बनवाए थे हम लोगों ने पिछले साल भी, और उसी तरह से जिस तरह से पिछले साल हुआ था उसी तरह से इस बार भी सावधानियां रखनी है, क्योंकि पिछली बार से ज़्यादा बीमारी का प्रकोप ज़्यादा है। लगभग 45 दिन आपकी दुकानें बंद रही हैं, तो कितना नुकसान मानकर चल रहे हैं? हर व्यापारी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ आज, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कोई ऐसा नहीं है जिसका जितना बड़ा काम उसका उतना बड़ा नुकसान हो। अच्छा, सरकार से किसी तरह की अपील करना चाहेंगे आप इस चीज़ के लिए? सरकार से यही अपील है कि जिस समय लॉकडाउन लगाया गया वह सही कदम था, क्योंकि उस समय बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। अनलॉक होना, लॉकडाउन होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब जब बीमारी कम है तो। उधर यूपी के अमेठी की बात करें तो यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 1.5 साल पहले गायनिक सर्जन होने के चलते गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए ऑपरेशन किया जाता था, लेकिन यहाँ डॉक्टर ना मिलने पर कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। अब इन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बार फिर से गायनिक सर्जन की नियुक्ति कर दी गई है, जिसके चलते गर्भवती महिलाओं की परेशानियां अब कम हो जाएंगी। पहले जो है हमारे यहाँ केवल नॉर्मल डिलीवरी होती थी। 1.5 साल पहले जो है डॉक्टर स्वाति सिंह जी की यहाँ नियुक्ति हुई थी, तब यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह होते थे। लेकिन अभी कल जो है पहला ऑपरेशन हमारे यहाँ फिर से चालू हो गया है। डॉक्टर शैलेंद्र जायसवाल जी की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा एक निश्चेतक डॉक्टर कुरैशी जी की भी नियुक्ति यहाँ पर हो गई है। जच्चा बच्चा जिनका कल ऑपरेशन हुआ दोनों स्वस्थ हैं। इससे एक लाभ ये भी है कि जो ये FRU है, केवल यही अमेठी की जनता नहीं, संग्रामपुर से कोई रिफर हो सकता है, भादर से हो सकता है, पिटुआ से हो सकता है, मतलब 4-5 CSC से 6-7 CSC तक हम कवर कर सकते हैं इसमें। इससे सुदूर स्थित जितनी ग्रामीण महिलाएं हैं, ये हैं, उन तक भी संदेश भेज दिया गया है, इनको बहुत लाभ मिलेगा। कितने साल बाद ये शुरू हुआ? ये लगभग 1.5 साल बाद, 1.5 साल तक बंद था। इससे लोगों को समस्याएं होती थी? बहुत समस्याएं होती थी। मान लीजिए हमने भेज दिया, रास्ते में ब्लीडिंग हो गई या रास्ते में ही उसको कोई दिक्कत हो गई, कोलैप्स कर गई। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, डॉक्टर साहब अवेलेबल रहते हैं, तुरंत ऑपरेशन हो जाएगा। पहले नॉर्मल ट्रायल करते हैं, नॉर्मल से अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका। मध्य प्रदेश के इंदौर में चंदन नगर इलाके में 2 भाइयों की हत्या से सनसनी फैल गई। तो यहाँ जानकारी के अनुसार नईम और छोटू नामक शख्स की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि हत्या जमीन के विवाद में हुई है। वहीं पुलिस के अनुसार चंदन नगर की गरीब नवाज कॉलोनी में ये पूरी वारदात हुई, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इसमें 70 साल की महिला खुर्शीद गंभीर रूप से घायल हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये 5:30 बजे के समथिंग वही कल रात को जो इसका मकान है ना, हाँ, इन लोगों ने, इन 4-5 ने इन 2 भैयों को पहले खूब मार लिया। हाँ। फिर वो लेके मारने के लिए आए 2 जने। हाँ। तो फिर वो लेके आए तो फिर यहाँ से सबने बोल के छुड़ा लिया। हाँ। तो उन लोगों ने क्या करा, उन 4 भाइयों ने बाहर जान के उनको मारा।
तो बेचारे इसके नईम के यहाँ सर पे लग गई थी। तो इनको यहाँ सब मिल वालों ने पहले अस्पताल पहुँचा दिया। अच्छा, बोले अस्पताल चला। वहाँ से 11-1 बजे करीबन आए। तो इनसे बातचीत करी तो इन्होंने इन छोरों ने कुछ भी नहीं बोला, यह घर में सोगा आन के। अब ये 5-5:30 बजे की बात है ये कि इन इतना सारा आए और इन लोगों को मारा। गंगौर घाट झोपड़पट्टी है ग्रीन पार्क के पीछे। यहाँ पे सुबह डायल 100 पे सूचना मिली थी। इसके बाद थाने की सूचना मिली, तत्काल यहाँ मौके पे पहुँचे। यहाँ 2 व्यक्ति हैं, नईम और इसके भाई छोटू। इन दोनों की हत्या की गई है और इनके ठीक सामने ही रहने वाले लोग हैं जिनके द्वारा ये हत्या की गई है। ये सब अवैध बस्ती हैं, चद्दर ठोक के सभी रहते हैं और मांग के खाने वाले हैं। तो चद्दर और नई जगह पे चद्दर लगाने को लेके, अवैध कब्जा करने को लेके इनका आपस में विवाद हुआ था और इसी बात को लेके ये हत्या की गई। ऐसा अभी काय से की गई थी हत्या? इसमें स्टेप इंजरी भी सामने आई है। चाकू और रॉड, पत्थर, इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ प्रथम दशा। यूपी के अयोध्या की बात करें तो यहाँ बेटी दामाद ने अपने ही मां बाप की जमीन के लिए हत्या कर दी। बता दें आपको कि हत्यारे दामाद ने लोहे की रोड से और ईंट से कूचकर मां बाप की हत्या कर दी। वहीं एसएसपी शैलेश पांडे ने घटना का खुलासा किया। और अगर बात करें पूरा मामला कहाँ का है, तो पूरा मामला थाना पूरा कलंदर के चांदपुर हरबंस गांव का है। इस घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे दामाद ने खुद मामले की सूचना पुलिस को दी। एक व्यक्ति राम श्रृंगार जिसका नाम है, उसने सूचना दी कि उसके सास और ससुर की हत्या कर दी गई। प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची। सभी उच्चाधिकारी वहां मौके पे पहुंचे और देखा गया कि वहां पे एक वृद्ध दंपत्ति जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, उनकी ब्लंट ऑब्जेक्ट से हमला करके उनकी हत्या की गई है। ये अज्ञात में मामला पंजीकृत किया गया था और इस घटना के अनावरण के लिए 4 टीमें लगी थीं, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम, लोकल थाने की टीम तथा 2 अन्य टीमें भी इसमें गठित की गई थी और एसपी सिटी अयोध्या के नेतृत्व में इस घटना का खुलासा हुआ। इस घटना को मृतक के बेटी और दामाद, जो उनकी इकलौती बेटी थी और जो दामाद, उन्होंने ही मिलके इस घटना को अंजाम दिया था और इसको एक नाटकीय रूप देके ये प्रोजेक्ट किया गया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इन दोनों की हत्या कर दी। उधर मोहनखेड़ा तीर्थ के आचार्य ऋषभ चंद सुरीश्वर को भावपूर्ण विदाई दी गई। तो यहाँ 7 शिखरों का अद्भुत डोल तैयार किया गया, जिसमें विराजित कर महामुनि को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। आपको बता दें, दाह संस्कार से पहले उन्हें सरकार की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कोरोना संक्रमण से आचार्य ऋषभ चंद्र इंदौर में देवलोक गमन हो गए थे। बताया जा रहा है उनके पार्थिव शरीर को मोहनखेड़ा तीर्थ में ले जाया गया। आचार्य ऋषभ मुनि की अंतिम यात्रा में मंत्री और विधायक शामिल होकर उन्हें अंतिम विदाई दी। आज हमारे सबके बीच से हमारे सभी के श्रद्धा के केंद्र परम पूजनीय आचार्य ऋषभ सुरेश्वर जी महाराज की अंतिम विदाई देकर हम बड़े भारी मन से बाहर निकल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने कल विशेष रूप से मुझे बुलाकर इस अंतिम यात्रा में उनकी श्रद्धांजलि एवं इस विश्वास के साथ कि जो भी उनकी योजनाएं और कार्य चल रहे हैं उन्हें पूरा करने में शासन अपनी भरसक प्रयास करेगा और हर वर्ग की सेवा के लिए जैसे गुरुदेव प्रसिद्ध थे, शासन भी उसी अनुसार सब योजनाएं, उनकी बनी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाएगा। हम बड़े भारी मन से उन्हें अंतिम विदाई देकर निकल रहे। ऋषभ विजय जी महाराज साहब से बहुत ही आत्मीय संबंध रहे। उनके गुरुदेव जो विद्यासूरी जी रहे वो हमारे परिवार के थे, राठौर थे, क्षत्रिय थे और शुरू से मेरे पिताजी के मेरे उनसे। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना काल में इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मरीजों के ज्यादा रुपए वसूलने की शिकायतें लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही थी, जिसके चलते अब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों की शिकायत की जांच के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया है।
और इस कमेटी में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और IMA के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। जिन अस्पतालों ने इलाज के नाम पर ज्यादा पैसे वसूल किए हैं, उन कमेटी में जल्द से जल्द उन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। देखो, जो कमेटी बनाई गई है, जो सोशल मीडिया पे लोगों ने शिकायतें की थी जो अपने मिलने वाले हैं, उसके थ्रू सरकार को पता चला है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने मनमाने पैसे वसूल किए हैं। इन प्राइवेट हॉस्पिटलों ने इस आपदा की घड़ी को अवसर में तब्दील करने की कोशिश की है, जो कि एक उचित इंसानियत के नाते भी नहीं है। मेरा तो ये सुझाव है कि कमेटी को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जिन लोगों के पैसे फालतू चार्ज किए हैं, क्योंकि आजकल काम भी नहीं है, लोगों के पास पैसा भी नहीं है, कुछ मिडिल क्लास है, कुछ लोअर क्लास है, जिन्होंने इधर उधर से पैसे लेके अपने परिवारजनों का इलाज कराया है। मुझे तो उम्मीद है कि ये कमेटी कार्रवाई करेगी और इन प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े को छोड़कर मैं तो कहता हूँ छोटे हॉस्पिटलों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया में काफ़ी ये बातें सुनी हैं, पीछे जो चल रही थी लहर, दूसरी लहर, इसमें अस्पतालों में बेड मिलने मुश्किल थे और अस्पताल वालों ने भी खूब लूट मचाई है। बेड होते हुए भी मरीजों को इनकार कर देना कि बेड नहीं है, अस्पताल फुल है, और फिर मनमाने पैसे लेकर के और इलाज करना। और फिर गुड़गांव में कमेटी बना लो, मुझे नहीं लगता कि गरीब मरीज लोगों के साथ कोई न्याय होगा। कारण ये है कि यहाँ बड़ी बड़ी अस्पताल हैं और बहुत VIP किस्म के लोग सारे भारत से, पॉलिटिशियन और बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ आकर कुपोषण दूर करने के लिए सरकारी दावे और वादे जमीनी हकीकत से कोसों दूर है, लेकिन यहाँ कुपोषित बच्चों को सामान्य बच्चों की श्रेणी में लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये प्रयास सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखा रही है। तो यहाँ इसमें हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिवपुरी जिले की एकीकृत बाल विकास परियोजना पोहरी के तहत आदिवासी बहुल मड़खेड़ा गांव में पोषण आहार नहीं बांटा गया। इसका खुलासा भी तब हुआ जब अति कुपोषित हालत में एक आदिवासी बच्ची रजनी को उल्टी दस्त की शिकायत पर जिला अस्पताल शिवपुरी के PICU में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक SDM ने आदिवासी बस्ती में रहने वाले सभी बच्चों का वजन चेक कराया और ऐसे में चौंकाने वाली हरकत सामने आई। आदिवासी बस्ती में 3 और कुपोषित बच्चे मिले। कुपोषण का मामला फिर एक बार सुर्खियों में है और मड़खेड़े में कुछ कुपोषित बच्चे मिले। आपके द्वारा भी भ्रमण किया गया, क्या लगा सर आपको? हाँ, मड़खेड़ा में कुछ कुपोषण की शिकायत मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई थी, तो उसके बारे में मेरे द्वारा जांच की गई। तो जो आपके द्वारा बताया गया था कि जो बच्ची कुपोषित पाई गई है, जिसको शिवपुरी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उसका परिवार पिछले 2 महीने से झांसी में मजदूरी करने के लिए निकल गया था। अब जैसे ही गांव में आई थी तो गांव की आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उसको देखा तो वो कुपोषित पाई गई, तो उसको एडमिट करा दिया गया था शिवपुरी। इसी तथ्य को लेकर के फिर मैंने पूरे गांव की जांच कराई गई, तो उसमें करीब 70-80 बच्चों का मैंने जांच करवाया पूरे गांव के, जितने भी 5 वर्ष तक के बच्चे थे। उसमें 3 बच्चे कुपोषित पाए गए थे। तो CDPO को मैंने निर्देशित किया था इसमें कि यथासंभव इनको NRC में भर्ती करा करके कुपोषण दूर किया जाए। अगर संभव नहीं हो तो गांव में ही उनकी देखरेख की जाए, न्यूट्रिशन को भेजा जाए, उनको सुपोषित किया जाए। सर, जिस प्रकार से अभी मड़खेड़े का मामला और भी आदिवासी बस्ती हैं, क्या उनमें भी इसी प्रकार के मामले मिल सकते हैं कि जांच तो कोई की जाएगी? जो ड्राइवर बेल्ट है एकाध मिल सकते हैं। इस पर लगातार कार्रवाई चल रही है, शासन स्तर से कार्रवाई चलती है, सुपोषण अभियान चल रहा है, लोगों को घर घर जाकर के THR दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि अगर एक मामला आया है तो मैं गंभीरता दिखाते हुए हर गाँव में इस तरह की जाँच करवाएंगे कि कहीं ऐसा न होगा कोई गंभीर कुपोषण। उधर हरियाणा के पलवल की बात करें तो यहाँ 22 वर्षीय युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक युवक की हत्या गांव अलीका के पूर्व सरपंच की शहर पर की गई। वहीं थाना पुलिस ने मृतक युवक के भाई की शिकायत पर 8 नामजद और 10-12 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और यहाँ शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले भी कर दिया गया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वीरेंद्र ने शिकायत की है, वीरेंद्र निवासी अलीका ने शिकायत की है कि इसके ताऊ का लड़का दिगंबर को रात
को गांव गहलम में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 8 नामजद आरोपी हैं और बाकी अन्य 10-12 आदमी अन्य। तफ्तीश जारी है, जल्दी ही आरोपी। एमपी के उज्जैन के उन्हेल रोड पर स्थित ग्राम गूड़ा और खोरिया के बीच एक अज्ञात युवक का 4-5 दिन पुराना शव मिला है। तो यहां सड़क किनारे ये शव मिला है। सूचना पर भेरूगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, युवक का शव मिलने की उन्हें जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। शव 4 से 5 दिन पुराना है और शव के ऊपर चोट के निशान भी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र का जो उन्हेल सीमा से मिलता हुआ ग्राम गढ़ा है, उसकी सीमा में यह अज्ञात लाश मिली है। लगभग 4 बजे पुलिस को एक मिस्टर गट्टू शर्मा और बाद में एक चौकीदार द्वारा सूचित किया गया कि कोई अननोन डेड बॉडी पड़ी हुई है सड़क के किनारे। उस सूचना पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति की मर्ग का मामला दर्ज किया, मौके पर आई और क्योंकि लाश पुरानी है और संभवतः उसका सड़ाना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो हमारे जो एफएसएल के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हैं मिस्टर नायक साहब, उनको भी बुलाया। शव के फोटोग्राफ कराए गए हैं, उन्होंने भी एग्जामिन किया है। अब शव के पोस्टमार्टम के बाद ही और आदमी की आइडेंटिफाई होने के बाद ही अंतिम रूप से कहा जा सकता है कि यूनाइटेड किंगडम में स्थानीय सरकार ने फाइजर बायोएनटेक की कोविड वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों को देने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, ब्रिटेन के दवा नियामक ने शुक्रवार को कहा कि काफी गहन समीक्षा के बाद यह पाया गया कि अमूक वैक्सीन 12 से 15 साल के किशोर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। यूके से पहले अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी फाइजर की वैक्सीन को सुरक्षित बताया जा चुका है। आपको बता दें कि विकसित देश अपनी अधिक से अधिक आबादी को टीका लगाने की दिशा में काम कर रहे हैं और उनकी योजना ये है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लोगों को टीका लगाकर सुरक्षित किया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शुक्रवार को दिल्ली में हाईकमान की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे। आपको बता दें, ये कमेटी पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को शांत करने के लिए बनाई गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात सुनने के बाद कमेटी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यहां समिति से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इसी को देखते हुए पार्टी नेताओं के बीच विचार विमर्श हुआ। और आपको ये भी बता दें कि 3 सदस्यीय कमेटी सोमवार से हर रोज पंजाब के कांग्रेस नेताओं को बुलाकर पूरे विवाद पर उनका पक्ष सुन रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री को बुधवार को दिल्ली जाना था, लेकिन पंजाब कैबिनेट की बैठक और अन्य कारणों के कारण वे गुरुवार सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए। सिर्फ इतना कहना आपको कि हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस हैं एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर 1 जो है ये इसलिए की बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है हमने। उधर हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड और हाईटेक करने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं को आने वाले कल के लिए अपग्रेड करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार प्रदेश में पहली बार अस्पतालों में कैटरिंग सर्विस भी शुरू करने की योजना बना रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को आने वाले कल के लिए अपग्रेड करने का हमने फैसला किया। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक कितनी पॉपुलेशन पे कितने बेड्स का अस्पताल होना चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितनी नर्सेज होनी चाहिए, कितना पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, वो प्रोवाइड करने का फैसला किया। हर बेड जो है वो ऑक्सीजन बेड होना चाहिए।
और ये वो हमारी टेक्निकल कमेटी तय करेगी कि कितने % बेड आईसीयू होने चाहिए हर अस्पताल में और कितने % वेंटिलेटर्स होने चाहिए सब जगह पर। ये हम सारा ब्लूप्रिंट हमने। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों के साथ ही रीवा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इससे संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमरा गई है। ऐसे में इसी को देखते हुए कोरोना के 170 से अधिक मरीज और ब्लैक फंगस के 46 मरीजों के साथ अन्य विभाग में सैकड़ों मरीज भर्ती हैं। अस्पताल में मेडिकल कॉलेज को 190 जूनियर डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं और इधर ग्वालियर के गजाराजा मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आने वाले JROK अस्पताल समूह में काम करने वाले सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में काम करना बंद कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे साथी कई सालों से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं मान रही। यही कारण है कि हम लोग भी उनके समर्थन में काम बंद करके हड़ताल पर रहेंगे। बता दें आपको कि ग्वालियर में रेजिडेंट डॉक्टर की संख्या लगभग 60 के आसपास है। वहीं जूनियर डॉक्टर के बाद अब सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पताल में स्थितियां काफी ज्यादा बिगड़ने लगी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।